हेलो एवरीवन, कैसे हो सब लोग। हाँ जी दोस्तों, आप लोग अगर जून 2024 या दिसंबर 2024 में या मई 2024 या नवंबर 2024 में एग्जाम देने जा रहे हो तो ये जो मैं आपको अमेंडमेंट कराने जा रहा हूं ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो एक बहुत मेजर अमेंडमेंट आया है। ठीक है, मैं कहूंगा अदर सोर्सेस चैप्टर के अंदर भी और एग्जेम्पशन चैप्टर में भी। तो मैं जो आपको ये वाला टॉपिक करवाने वाला हूं ना दोस्तों, ये अदर सोर्सेस और एग्जेम्पशन दोनों से रिलेटेड है। इज दैट क्लियर एवरीवन? दोनों से रिलेटेड है। पता है आप लोगों को, इस टॉपिक के बारे में आप लोगों ने पहले भी पढ़ा है। इसका नाम है सेक्शन 10 क्लॉज 10D। पढ़ा है आप लोगों ने। लाइफ इंश्योरेंस से जब भी पैसा मिलता है तो हम लोग क्या पढ़ते थे कि वो एग्जेम्प्ट होता है। कुछ याद करो, मैं पहले आपको अमेंडमेंट कराने से पहले आपको थोड़ा सा रिवाइज करवाना चाहता हूं कि हम लोगों ने क्या पढ़ा है। लाइफ इंश्योरेंस में जब भी हम लोग अमाउंट रिसीव करते हैं ऑन मैच्योरिटी, ठीक है, तो मुझे जो अमाउंट, मैच्योरिटी जरूरी नहीं है, मैच्योरिटी हो या फिर मुझे मेरा टर्म एक्सपायर हो गया हो, डेथ हो गई, जो भी रीजन है, वो अमाउंट क्या रहता है, एग्जेम्प्ट रहता है। बट उसकी कुछ शर्तें होती थी। अगर आपको याद हो तो उसमें शर्त ये लिखी जाती थी कि अगर पॉलिसी 1/4, इफ पॉलिसी इज इशूड बिफोर 1/4/2012, याद है, 1/4/2012 से पहले की अगर पॉलिसी है, 1/4/2012 से पहले की पॉलिसी है, तो उसमें हम लोग पढ़ते थे कि जो प्रीमियम है, जो प्रीमियम है वो मैक्सिमम कितना होना चाहिए, मैक्सिमम कितना होना चाहिए, मैक्सिमम प्रीमियम शुड बी 20% ऑफ द सम एश्योर्ड। यस और नो? सम एश्योर्ड मतलब पॉलिसी का अमाउंट। कुछ याद आ रहा है? माने 10 लाख की पॉलिसी है, अगर सम एश्योर्ड, आपका प्रीमियम मैक्सिमम कितना होना चाहिए, 2 लाख रुपए, ये कहना चाहता था। बट अगर आपने प्रीमियम ज्यादा दिया, 2 लाख रुपए से ज्यादा दिया, 2.5 लाख दे दिया, 220 दे दिया, तो ऐसे केस में वो सम एश्योर्ड क्या हो जाता था, टैक्सेबल हो जाता था। तो एग्जेम्पशन की कुछ शर्तें होती थी प्रीमियम की। एक तो ये शर्त होती थी, इफ पॉलिसी is issued on or after 1/4/2012, ऐसे केस में प्रीमियम मैक्सिमम कितना अलाउ होता था, बोलो। अगर पॉलिसी 1/4/12 से बाद पॉलिसी इशू की गई है तो मैक्सिमम कितना प्रीमियम अलाउड होता था, 10% ऑफ द सम एश्योर्ड। यस और नो एवरीवन? 10% ऑफ द सम एश्योर्ड। यानी अगर पॉलिसी का अमाउंट 10 लाख है और प्रीमियम जो है मैक्सिमम कितना अलाउड है, 10%, तो कितना हुआ, 1 लाख रुपए। बट अगर प्रीमियम 1 लाख से ज्यादा दिया तो आपको वो जो अमाउंट है, जो पॉलिसी का अमाउंट आपको रिसीव हो रहा है, वो टैक्सेबल हो जाएगा। इज दैट क्लियर एवरीवन? तो ये दूसरा केस था। और इसी केस में हम लोगों ने ये भी पढ़ा था, इफ पॉलिसी इज इशूड फॉर अ पर्सन हु इज डिसेबल्ड, ठीक है, जो डिसेबल्ड है, जो हैंडीकैप्ड है, कौन से वाला, 80D वाला या फिर 80U वाला, अगर वो डिपेंडेंट, वो डिसेबल्ड है, ठीक है, डिसेबल्ड है, तो ऐसे केस में गवर्नमेंट ने क्या बोला था, आपको मैक्सिमम प्रीमियम की जो लिमिटेशन है वो आपको कितनी अलाउ कर दी जाएगी, मैक्सिमम 15% अलाउ कर दी जाएगी ऑफ द सम एश्योर्ड। मतलब 1/4/12 के बाद इफ पॉलिसी इशूड फॉर अ पर्सन हु इज डिसेबल्ड, और ये कब था, ऑन और आफ्टर 1/4/2013, 1/4/2013 के बाद आया था ये अमेंडमेंट। क्या इतनी बात आप लोगों को याद आ रही है? सब बच्चे बताएंगे, क्या आप लोगों को इतनी बात याद आ रही है? ये प्रीमियम की जो लिमिटेशन थी, इसमें जो पॉलिसी का अमाउंट रिसीव होगा ये फुली एग्जेम्प्ट होगा। पॉलिसी का अमाउंट अगर प्रीमियम के लिमिटेशन के अंदर रहेगा तो ये अमाउंट क्या रहेगा दोस्तों, फुली एग्जेम्प्ट रहेगा, कोई टैक्स नहीं लगेगा। इज दैट क्लियर एवरीवन? ये अमाउंट फुली एग्जेम्प्ट रहेगा, इस पे कोई टैक्स नहीं लगेगा। समझ गए मेरी बात? मुझे बताओ, इतनी चर्चा समझने पर आपको अभी तक बहुत क्लैरिटी थी, ठीक है, बट अब कुछ नई बातें सीखनी है।
दिल थाम के बैठ जाइए क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट है और बहुत बड़ा चेंज है ये, और शायद समझने में थोड़ा सा टाइम लगे, बट ध्यान से समझोगे तो समझ में आएगा। ठीक है, आपको अगर ये पीडीएफ चाहिए तो मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करेंगे, उस टेलीग्राम चैनल पर आपको ये पीडीएफ मिल जाएगा अमेंडमेंट का। इज दैट क्लियर? मैं टॉपिक करवा रहा हूं अदर सोर्सेज से रिलेटेड, बट मैंने बोला ये अदर सोर्सेज और एग्जेम्पशंस टॉपिक दोनों का कनेक्शन है। इज दैट क्लियर? मैंने बोला सेक्शन 1010D provides for exemption of the sum received under life insurance policy, yes or no, including the sum allocated by way of bonus on such policy, subject to the conditions that the annual premium does not exceed 10% of the sum assured. मैक्सिमम प्रीमियम कितना अलाउ होना चाहिए? 10% होना चाहिए, 10% से ज्यादा नहीं होना चाहिए। ये बात हम लोग पहले पढ़ चुके हैं, बोलो हाँ या ना। बट हैंडीकैप डिसेबल्ड के लिए यही 10-15 हो जाता है, यस और नो? वो बात वैसे ही अप्लाई हो रही है। तो 10% तो एक पॉइंट है। 1/4/12 से पहले की पॉलिसी के लिए 20% होता था, 1/4/12 के बाद की पॉलिसी के लिए 10% हो गया। हम 10% वाला पॉइंट तो पढ़ ही रहे हैं। इज दैट क्लियर? वो बात वैसे की वैसे ही अप्लाई हो रही है, वो खत्म नहीं हो रही है। ठीक है, बट इसी के अंदर कुछ इंसर्ट किया गया है बजट 2023 में। कहा इन केस वेयर एसएससी हैज अ सिंगल लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी, मान लो तुम्हारी एक ही पॉलिसी है, एक ही पॉलिसी है, ठीक है, और वो इशू की गई है 1/4/2023 के बाद, मतलब बिल्कुल रीसेंट, बजट 2023 आया ना उसके बाद ही, 1/4/2023 के बाद अगर कोई पॉलिसी ली है आपने, सिंगल पॉलिसी, एक ही पॉलिसी है, 2-3 नहीं है, एक ही पॉलिसी है, और आपका वो प्रीमियम जो है, उस पॉलिसी का जो प्रीमियम है साल भर में 5 लाख रुपए से अगर ज्यादा हो, अगर साल भर में 5 लाख रुपए से ज्यादा होगा, तो जो पॉलिसी का अमाउंट आपको रिसीव होगा, जब भी रिसीव होगा, जब भी रिसीव होगा, तो वो पॉलिसी का अमाउंट टैक्सेबल हो जाएगा। क्या इतनी बात समझ में आती है? मुझे लगता है ये बहुत ही आसान बात है, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। बोलो यस और नो? अगर पॉलिसी का अमाउंट आपको रिसीव होता है मैच्योरिटी पर, प्रीमियम का अमाउंट आप 5 लाख रुपए से ज्यादा देते हो किसी भी साल में, तो वो पॉलिसी का अमाउंट फुली टैक्सेबल हो जाएगा, अगर प्रीमियम का अमाउंट 5 लाख से ज्यादा होता है तो। क्या ये बात समझ में आई? तो ये तो था सिंगल पॉलिसी के लिए। बट अगर मान लो मेरे पास एक पॉलिसी नहीं है, मल्टीपल पॉलिसीज है, अच्छा जितना भी मैं ये टॉपिक पढ़ा रहा हूं इसमें यूलिप को छोड़ना है और कीमैन इंश्योरेंस को भी छोड़ना है। यूलिप और कीमैन के ऊपर ये चीजें अप्लाई नहीं होती जो मैं पढ़ रहा हूं, ठीक है, ध्यान रखना। यूलिप पॉलिसी याद है ना, यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस प्लान, ठीक है, तो यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस में वही, जहां पे आपके पॉलिसी का जो आपका जो प्रीमियम का पैसा होता है वो इन्वेस्ट कर देते हैं, कुछ इंश्योरेंस प्रीमियम्स में डाल देते हैं और कुछ पैसा आपके इक्विटी मार्केट में भी डाल देते हैं, ग्रोथ में डाल देते हैं कि आपको पैसा ग्रो भी हो। यस और नो एवरीवन? तो यूलिप पॉलिसी की बात हो रही है, वो वाली सॉरी यूलिप पॉलिसी की बात नहीं हो रही है, यूलिप और कीमैन की बात नहीं हो रही है, ये सिर्फ नॉर्मल इंश्योरेंस, लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज की बात हो रही है। इज दैट क्लियर? कहता है इन केस वेयर एसएससी हैज अ मल्टीपल लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज, अगर एक से ज्यादा पॉलिसी है, तो मान लो मेरे पास 2 पॉलिसी हैं और दोनों पॉलिसीज का एग्रीगेट प्रीमियम 5 लाख रुपए से ज्यादा हो जाता है किसी भी प्रीवियस ईयर में, तो वो जो पॉलिसी का मैच्योरिटी अमाउंट होगा ना, वो मुझे टैक्सेबल हो जाएगा, मुझे एग्जेम्पशन नहीं मिलेगी। फिर से बोल रहा हूं, इन केस वेयर प्रीमियम इज पेबल बाय अ पर्सन फॉर मोर देन 1 लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज इशूड ऑन और आफ्टर 1423, ये पॉइंट है ही 1423 के बाद से, एंड द एग्रीगेट ऑफ द प्रीमियम पेबल। अच्छा, कहीं आपके दिमाग में आ रहा है सर अगर पॉलिसी 1/4/23 के बाद एक पॉलिसी है बट उससे पहले की भी एक पॉलिसी चल रही है, बच्चों अगर पुरानी पॉलिसी की बात हो ही नहीं रही है, तो जो पुरानी पॉलिसी है उसके लिए वो 10% वाला क्लॉज ही लगाना है बस, और कुछ नहीं सोचना है। क्या ये बात समझ में आती है? हम बात कर रहे हैं 1/4/23 के बाद की पॉलिसी के लिए, तो 1/4/23 से पहले वाली पॉलिसीज को इग्नोर करना है, वो वैसे ही होगा जैसे पहले करते थे आप, यानी ऐसे तरीके से जो मैंने अभी अभी आपको फिर से समझाया। क्या ये बात समझ में आती है? ओके, ध्यान से सुनना, अगर पॉलिसी 1/4/23 के बाद इशू की गई है, अगर पॉलिसी 1/4/23 के बाद इशू की गई है और जो पॉलिसीज हैं वो एक नहीं है, 2-3 हैं, और ऐसे केस में जो प्रीमियम है साल भर में 5 लाख रुपए से ज्यादा प्रीमियम हो जाता है, तो ऐसे केस में गवर्नमेंट कहता है जो भी पॉलिसी का मैच्योरिटी अमाउंट रिसीव होगा ना तुम्हें, वो अमाउंट फुली टैक्सेबल है, उस पर कोई एग्जेम्पशन नहीं है। क्या ये बात समझ में आती है? So in case where premium is payable by a person for more than 1 life insurance policy issued on or after 1423 and the aggregate of the premium payable on such life insurance policy exceeding 5 lakh for any of the previous year during the term of any such LIP, exemption under section 1010D would be available in respect of any of those LIPs at the option of the assessee
हुज एग्रीगेट प्रीमियम पेबल डज नॉट एक्सीड 5 लाख। अगर मेरा 3-4 पॉलिसीज हैं, ठीक है, और जिसमें से एक पॉलिसी तो ऐसी है जिसका प्रीमियम ऑलरेडी 5 लाख से ज्यादा है, ठीक है, मेरी 3-4 पॉलिसीज हैं जिसमें से एक पॉलिसी ऐसी है जिसका प्रीमियम 5 लाख से ज्यादा है, मान लो 6 लाख है, ये पॉलिसी का प्रीमियम 2 लाख है और ये पॉलिसी का प्रीमियम 1 लाख है। तो गवर्नमेंट कहता है कि अगर, और अच्छा, तीनों की तीनों पॉलिसीज कब इशू की गई हैं? इशूड आफ्टर, ऑन और आफ्टर 1/4/2023। ये बात जरूरी है। कहता है अगर एक पॉलिसी का अमाउंट ऑलरेडी 5 लाख से ज्यादा है तो हमारे पास इस केस में इन दो प्रीमियम्स को ऐड करके चेक करने का एक ऑप्शन रहेगा कि हम लोग चेक करेंगे कि ये दोनों पॉलिसीज का टोटल प्रीमियम कितना बनता है। क्या ये 5 लाख से कम बनता है? यस, ये 5 लाख से कम बनता है। क्योंकि इसका प्रीमियम 5 लाख से कम बनता है तो ये दोनों पॉलिसीज का जो सम एश्योर्ड अमाउंट मिलेगा ना, वो फुली एग्जेम्प्ट हो जाएगा, वो टैक्सेबल नहीं होगा। इज दैट क्लियर एवरीवन? उस पे एग्जेम्पशन सेक्शन 10(10)(d) की मिलेगी। फिर से पढ़ते हैं अब यहां पे। In case where premium is payable by a person for more than one life insurance policy issued on or after 1/4/2023 and the aggregate of the premium payable on such life insurance policy exceeds 5 lakh for any of the previous years during the term of such LIP, मतलब जब तक वो पॉलिसी चल रही है, बीच में किसी भी साल में आपका प्रीमियम 5 लाख से ज्यादा हो जाता है एग्रीगेट होके, देन तो एग्जेम्पशन जो है, अगर एक्सीड हो जाता है 5 लाख रुपए से ज्यादा लिखा है, and the aggregate of the premium payable on such life insurance policy exceeds 5 lakh for any of the previous year during the term of the such LIPs, ठीक है, तो यहां पर क्लियरली बात की जाती है एग्जेम्पशन में सेक्शन 10(10)(d) would be available in respect of any of those LIP at the option of the assessee whose aggregate premium does not exceed 5 lakh। तो अगर किसी एक या दो इंडिविजुअल पॉलिसीज के ही 5 लाख से ज्यादा प्रीमियम है तो ऐसे केस में उन पॉलिसीज की आप एग्जेम्पशन क्लेम कर सकते हो जिनका टोटल 5 लाख रुपए से कम है। Is that clear? However, to get exemption under section 10(10)(d), the condition of annual premium not exceeding 10% of the sum assured also needed to be satisfied। मतलब ये बात का ध्यान देना है कि आपको जो पैसा मिल रहा है 10%, वो जो 10% वाला क्लॉज इसके साथ अटैच्ड है। मतलब आप कोई भी चीज को 10% वाले पॉइंट को इग्नोर नहीं कर सकते हो, वो वैसे ही अटैच्ड है। क्योंकि अगर 10% वाला पॉइंट ही अप्लाई नहीं हो रहा, मतलब प्रीमियम जो है 10% से ज्यादा दे रहे हो, अगर प्रीमियम जो है वो ऑलरेडी 10% से ज्यादा दे रहे हो, तो क्या ऐसे केस में क्या होगा? अगर प्रीमियम ऑलरेडी 10% से ज्यादा दे रहे हो ना, तो आपको एग्जेम्पशन मिलेगी ही नहीं। तो आप इस वाले में क्या, आप नॉर्मल केस में ही कवर्ड नहीं हो। क्या ये बात समझ में आ रही है? तो 10% वाला केस जो है, अगर 10% से ज्यादा प्रीमियम भरते हो तो वो वाला केस अप्लाई ही नहीं होता है। क्या ये बात समझ में आती है? मैंने बोला तीसरा केस, तीसरी बात, तो ये बात समझ में आई। सिंगल पॉलिसी का तो टेंशन ही नहीं है ना, 2-3 पॉलिसीज हो, 4 पॉलिसीज हो, तो क्या करना है, आप चाहो तो उन 2-3 पॉलिसीज का क्लब करके आप एग्जेम्पशन क्लेम कर सकते हो जिनका टोटल प्रीमियम 5 लाख रुपए से कम बन रहा है। क्या ये बात समझ में आई? और जिन पॉलिसीज का प्रीमियम 5 लाख से ज्यादा बन रहा है उनको तो वैसे भी टैक्सेबल करना ही होगा। एग्जेम्पशन इन केस ऑफ डेथ ऑफ द पर्सन, मैं आपको एग्जांपल्स देके कराऊंगा, चिंता मत करो, सारी चीजों के एग्जांपल्स हैं, ध्यान से सुनो पहले। Exemption in case of death of the person. In case of any sum is received on the death of the person, अगर पॉलिसी डेथ होने पर पैसा मिलता है तो गवर्नमेंट ने कहा इररिस्पेक्टिव कुछ भी हो प्रीमियम का अमाउंट, जो भी प्रीमियम का अमाउंट दिया गया हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, पॉलिसी का अमाउंट फुली एग्जेम्प्ट रहेगा अंडर सेक्शन 10(10)(d)। क्या यह बात समझ में आती है? वो टैक्सेबल नहीं होगा। इज दैट क्लियर एवरीवन? अब क्योंकि बहुत सारी बातें हो गई हैं, बहुत सारे पॉइंट्स नए नए आ गए हैं, तो इसलिए ना कुछ गाइडलाइंस इशू किए गए हैं सीबीडीटी के द्वारा, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस के द्वारा, जो मैं यहां पे आपको पढ़ के सुना रहा हूं। सिचुएशन नंबर 1, नो सम ऑफ एनी नेचर इंक्लूडिंग बोनस। क्या पॉलिसी के साथ कई बार इंश्योरेंस कंपनीज बोनस भी देती हैं? हाँ, इंश्योरेंस अगर आप टाइम पर देते हो ना प्रीमियम्स, तो आपको कंपनीज खुश होके कंपनी के पॉलिसी के अमाउंट के अलावा बोनस भी देती है, ठीक है। तो नो सम ऑफ एनी नेचर इंक्लूडिंग बोनस इज रिसीव्ड बाय एसएससी ऑन एनी एलआईपी व्हिच इज इशूड आफ्टर 1/4/2023 ड्यूरिंग, अच्छा याद रखना है, मैं बार बार इस एलआईपी का नाम पता है क्या लूंगा? एलिजिबल एलआईपी। क्या नाम लूंगा? एलिजिबल एलआईपी। एलिजिबल एलआईपी कौन सी हैं? ऐसी एलिजिबल एलआईपी कहलाई जाती हैं जिनकी पॉलिसीज 1/4/2023 के बाद इशू की गई है।
इज दैट क्लियर? उनको हम एलिजिबल एलआईपी बोलते हैं। जो पहले हैं उनको एलिजिबल एलआईपी नहीं बोलते हैं। वो तो उनकी तो 1/4/2023 से पहले वालों को तो वैसे ही करना है जैसे अभी तक किया, ठीक है? इनके ऊपर भी वो चीज अप्लाई होती है, 10% वाला पॉइंट तो इनके ऊपर भी अप्लाई होता है, बट साथ साथ इनके ऊपर 1-2 पॉइंट और अप्लाई हो गए, वो ये वाले क्या? ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर, ड्यूरिंग द करंट, अगर मैं कह रहा हूं नो सम ऑफ द एनी नेचर इंक्लूडिंग बोनस is received by SSC on any LIP which is issued after 1/4/2023 during any previous year preceding the current previous year, or consideration has been received on eligible LIP in the earlier previous year but has not been claimed exempt, in such situation the exemption would be determined as under। तो अब मैं आपको ना कुछ ऐसे एग्जांपल्स देके बताऊंगा। ये वही है, वही बात लिखी हुई है कि भैया आपको अगर एक से ज्यादा पॉलिसीज का आपको अमाउंट रिसीव होता है और उससे पहले भी एक पॉलिसी का अमाउंट रिसीव हुआ, मतलब आपको ना पहले भी एक पॉलिसी मिली है उसका भी पैसा मिल गया और उसके बाद दूसरी पॉलिसी मिली उसका भी पैसा मिल गया। इज दैट क्लियर? तो उस केसेस में क्या होता है वो भी हम लोग डिस्कस करेंगे। अगर दो पॉलिसीज का अमाउंट रिसीव हो रहा है साइमल्टेनियसली एक ईयर में, वो क्या होगा तब बताओ। और अगर सेम ईयर में नहीं हो रहा है, अलग अलग ईयर्स में हो रहा है, तो क्या होगा उसके बारे में बताओ। तो हम लोगों ने ना उसके बारे में चर्चा करनी है। अभी तक हम लोगों ने उसके बारे में चर्चा नहीं करी थी कि कंसिडरेशन कब एग्जेम्प्ट होगा, जिस ईयर में मिलेगा उसी ईयर में एग्जेम्प्ट होगा। आओ जरा देखते हैं। वेयर एसएससी हैज रिसीव्ड कंसिडरेशन ड्यूरिंग द करंट प्रीवियस ईयर अंडर वन एलिजिबल एलआईपी ओनली। मतलब अभी ना 10 पॉलिसीज का झंझट नहीं डालते, एक एलआईपी है, मतलब एक लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी है। अगर अमाउंट ऑफ द प्रीमियम पेबल ऑन सच एलिजिबल एलआईपी डज नॉट एक्सीड 5 लाख। एलिजिबल एलआईपी का मतलब क्या है, जल्दी जल्दी बताओ। 1/4/2023 के बाद वाली पॉलिसीज को एलिजिबल एलआईपी कहा जाता है। ओके, कहता है अगर आपका प्रीमियम 5 लाख रुपए से कम है फॉर एनी ऑफ द प्रीवियस ईयर ड्यूरिंग द टर्म ऑफ सच एलिजिबल एलआईपी एंड द एनुअल प्रीमियम डज नॉट एक्सीड, अगर आपका प्रीमियम जो साल का है वो 10% ऑफ द सम एश्योर्ड से क्या है, कम है, या 10% ऑफ सम एश्योर्ड तक है, तो ऐसे केस में क्या होगा। मतलब दोनों शर्तें पूरी करनी है। यस, 5 लाख रुपए से प्रीमियम का अमाउंट कम है पहला, और दूसरा आपका जो सम एश्योर्ड है, जो आपका जो प्रीमियम है वो 10% ऑफ सम एश्योर्ड से कम है या उस तक है। तो ऐसे केस में क्या होगा बेटा, जो पॉलिसी का अमाउंट रिसीव होगा दैट विल बी एग्जेम्प्ट अंडर सेक्शन 10(10)(d)। क्या ये बात समझ में आई? ओके, शर्तें पूरी होगी ना। अब अगर शर्त पूरी नहीं होती, क्या शर्त पूरी नहीं होती कि प्रीमियम जो है वो 5 लाख रुपए से ज्यादा है, इस एलिजिबल एलआईपी का प्रीमियम 5 लाख से अगर ज्यादा होगा तो क्या होगा, तो क्या होगा, जो कंसिडरेशन रिसीव होगा वो आपको टैक्सेबल हो जाएगा। इज दैट क्लियर? आपको एग्जेम्पशन नहीं मिलेगी। क्या ये दो बातें समझ में आती हैं? ओके, आओ एक क्वेश्चन करके देखते हैं। एक पॉलिसी है 1/4/2013 में इशू की गई थी। ओ माय गॉड, 1/4/13 मतलब 1/4/23 से पहले। तो क्या ये एलिजिबल एलआईपी है? नो, ये एलिजिबल एलआईपी ही नहीं है। तो कहानी खत्म हो जाती है। बोलो यस और नो एवरीवन। क्वेश्चन बहुत सिंपल है, एलिजिबल एलआईपी ही नहीं है। 6 लाख रुपए का प्रीमियम दे रहे हैं, सम एश्योर्ड 60 लाख रुपए है। क्या 10% वाला क्लॉज पूरा हो रहा है? हाँ हो रहा है। बट क्या 5 लाख वाला पॉइंट इसके ऊपर अप्लाई होगा? नहीं होगा। मुझे बताओ क्या करें। ये पूरा 70 लाख रुपए जो कंसिडरेशन रिसीव हो रहा है ना, ये फुली एग्जेम्प्ट हो जाएगा। बोलो फुली एग्जेम्प्ट हो जाएगा, यस और नो? यस, पूरा एग्जेम्प्ट हो जाएगा, कोई टैक्स नहीं लगेगा। क्यों नहीं लगेगा? क्योंकि 10% वाला पॉइंट अप्लाई हो रहा था और वो चीज वैलिड है, तो इसलिए हम कुछ नहीं करेंगे, कोई टैक्स नहीं लगेगा। क्या ये एग्जांपल समझ में आता है? ये अभी एलिजिबल एलआईपी नहीं है। एलिजिबल एलआईपी कौन सी होगी? जो प्रीमियम्स जो पॉलिसीज 1/4/2023 के बाद इशू की गई है। ओके, एग्जांपल नंबर 2 देखते हैं। डेट ऑफ इशू है 1/4/2023। क्या ये एलिजिबल एलआईपी है? यस। ऑन और आफ्टर है। ऑन और आफ्टर मतलब 1/4/2023 इज ऑन, तो यस, ये जो है ये एलिजिबल है। एनुअल प्रीमियम है 5 लाख, 50 लाख रुपए का सम एश्योर्ड। क्या ये 10% वाले पॉइंट को सेटिस्फाई करता है? यस। कंसिडरेशन रिसीव हो रहा है 2033-34 में, 2033-34 में 50 लाख रुपए का कंसिडरेशन रिसीव हो रहा है। मुझे बताओ एवरीवन, 50 लाख रुपए का जो कंसिडरेशन, 52 लाख रुपीस का कंसिडरेशन मिल रहा है, मतलब 50 लाख प्लस 2 लाख का बोनस भी मिल रहा है आपको। क्वेश्चन कहता है द असेसी डिड नॉट रिसीव एनी कंसिडरेशन अंडर एनी अदर एलिजिबल एलआईपी इन द अर्लियर प्रीवियस ईयर प्रीसीडिंग 33-34। इससे पहले कभी भी कोई और पॉलिसी का अमाउंट, एलिजिबल एलआईपी का अमाउंट रिसीव नहीं हुआ। इसका मतलब है इससे पहले आपने कोई भी एग्जेम्पशन ऐसी क्लेम नहीं की थी। मुझे बताओ क्या ये प्रीमियम 5 लाख रुपए तक है या 5 लाख रुपए से कम है कि 5 लाख रुपए से ज्यादा है? कम है, 5 लाख रुपए तक है ना, तो प्रीमियम से मतलब 5 लाख वाली लिमिट को पार तो नहीं कर रहा है।
इसलिए ये 52 लाख रुपीस जो आपको मैच्योरिटी पर मिल रहे हैं 33 34 में, ये फुली एग्जेम्प्ट हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? ये फुली एग्जेम्प्ट हो जाएंगे। क्या ये बात समझ में आती है एवरीवन? एग्जाम्पल नंबर 3 देखो, डेट ऑफ इशू है 1/4/2023। क्या ये एलिजिबल पॉलिसी है? यस, ये एलिजिबल पॉलिसी है। क्या इतनी बात समझ में आती है? ओके। एनुअल प्रीमियम कितना है? 6 लाख रुपए। क्या ये प्रीमियम 5 लाख से ज्यादा है? यस, ये प्रीमियम 5 लाख से ज्यादा है। ओके, अच्छा 5 लाख से ज्यादा है। सम एश्योर्ड कितना है? 60 लाख रुपए। ओके, बट पैसा मिला कितना है 33 34 में? 70 लाख रुपए। मुझे बताओ, क्या ये 5 लाख से ज्यादा है? 10% वाले क्लॉज को तो मैच कर रहा है, बट 5 लाख से ज्यादा है, तो क्या ये पॉलिसी 1/4/2023 के बाद वाली है? तो आपको यही बताया गया था कि जब भी कंसिडरेशन इसका रिसीव होगा, ये अमाउंट टैक्सेबल हो जाएगा। यस, ये पूरे 70 लाख रुपए दोस्तों टैक्सेबल हो जाएंगे। इस पे कोई एग्जेम्पशन नहीं मिलेगी, आपको कोई एग्जेम्पशन नहीं मिलेगी। टैक्स कैसे निकालना है वो बात नहीं हो रही है, टैक्सेबल कैसे कैलकुलेट करना है वो बात नहीं हो रही है, वो बात हम लोग नहीं सीख रहे हैं अभी। ठीक है, आगे आ जाओ। Where the assessee has received consideration during the current previous year under more than one eligible LIPs। मतलब मान लो 2 या 2 से ज्यादा एलिजिबल LIPs हैं। ठीक है, 2 या 2 से ज्यादा एलिजिबल LIPs का मतलब क्या है? मतलब 1/4/2023 के बाद आपने 2 या 2 से ज्यादा पॉलिसी इशू की हुई है। ओके, वो मतलब आपको मिली हुई है। ऐसे केस में मैंने क्या बताया था? अगर एग्रीगेट ऑफ द प्रीमियम्स 5 लाख रुपए से ज्यादा होते हैं तो वो टैक्सेबल हो जाएंगे। ठीक है, पॉलिसी टैक्सेबल हो जाएंगी जब भी मैच्योरिटी पर पैसा मिलेगा। और 5 लाख रुपए से कम होती हैं प्रीमियम्स तो वो पॉलिसीज एग्जेम्प्ट हो जाएंगी। ठीक है, आओ इसके अंदर हम लोगों ने ये बात डिस्कस कर चुके हैं, मैं इसको दोबारा नहीं पढ़ रहा हूं, मैं वापस एग्जाम्पल पे पढ़ता हूं। ठीक है, एग्जाम्पल नंबर 4 ध्यान से सुनना। डेट ऑफ इशू क्या है? 1/4/23। सबसे पहले क्या करोगे? सबसे पहले ये चेक करोगे कि एलिजिबल है या नहीं। ये दोनों एलिजिबल पॉलिसीज हैं, यस और नो। प्रीमियम कितना है? 3 और 2। क्या एग्रीगेट प्रीमियम 5 लाख रुपए बनता है? हाँ। क्या ये टोटल प्रीमियम 5 लाख रुपए से कम बन रहा है? जो 5 लाख रुपए वाली लिमिट है, क्या उसको पार कर रहा है? नहीं कर रहा है। तो क्या ये पॉलिसी का अमाउंट आपको टैक्सेबल होना चाहिए जो 32 और 21 लाख मिल रहा है? नहीं, ये एग्जेम्प्ट होना चाहिए अंडर सेक्शन 10(10)(d)। क्या ये बात समझ में आ रही है? ये पूरा का पूरा एग्जेम्प्ट हो जाएगा। क्या ये बात समझ में आ रही है? ठीक है, आगे आ जाओ एग्जाम्पल नंबर 5 पे। अगर पॉलिसी 1/4/23 की है, ये भी पॉलिसी एलिजिबल है, बी वाली भी एलिजिबल LIP है, दोनों ही एलिजिबल LIP है। प्रीमियम जो है वो 4.5 लाख और 5.5 लाख रुपए है। ओके, अब जरा सोचो, क्या एक ऐसी पॉलिसी है? अच्छा मेरे को बताओ, दोनों का एग्रीगेट करूंगा तो पॉलिसी का अमाउंट, प्रीमियम का अमाउंट 5 लाख से ज्यादा हो रहा है और इसलिए मेरे को दोनों ही एग्जेम्प्ट नहीं होंगी, ऐसा हो जाएगा? बट नहीं, ऐसा नहीं करना है। एक पॉलिसी का प्रीमियम ऑलरेडी 5 लाख से ज्यादा है तो वो तो पॉलिसी ऑलरेडी टैक्सेबल हो गई, तो उसको प्रीमियम को काउंट ही नहीं करना। अब देखो सिर्फ ए पॉलिसी के बारे में। ए पॉलिसी 5 लाख रुपए से कम बन रहा है तो मैं इसका एग्जेम्पशन क्लेम कर सकता हूं। ये जो 5 लाख से कम बन रहा है प्रीमियम, जो मुझे कंसिडरेशन रिसीव होगा 52 लाख रुपीस, ये एग्जेम्प्ट हो जाएगा। सो पॉलिसी ए विल बी एग्जेम्प्ट, पॉलिसी बी विल बी टैक्सेबल। क्या ये बात समझ में आई? ये देखो आंसर में देखो, इन द केस द एग्रीगेट ऑफ द एनुअल प्रीमियम पेबल फॉर LIP A and B exceeds 5 लाख। ये बात तो कंफर्म है कि 5 लाख से ज्यादा है। हाउएवर consideration received under LIP A would be exempt since its annual premium payable does not exceed 5 lakh। क्योंकि उसका प्रीमियम 5 लाख रुपए से कम है फॉर एनी प्रीवियस ईयर ड्यूरिंग द टर्म ऑफ द पॉलिसी एंड ऑल्सो डज नॉट एक्सीड 10% ऑफ द सम एश्योर्ड। दोनों ही कंडीशंस को सेटिस्फाई कर रहा है, इसलिए पॉलिसी ए एग्जेम्प्ट हो जाएगी और पॉलिसी बी अलोन टैक्सेबल हो जाएगी। क्या ये बात समझ में आ गई? ओके, आओ एक और एग्जांपल देखते हैं। ए बी सी, ये तीन पॉलिसीज हैं, तीनों पॉलिसीज एलिजिबल LIPs हैं, यस और नो? तीनों पॉलिसीज एलिजिबल LIPs हैं, यस, तीनों एलिजिबल हैं। पर इसमें से एक आपको क्या दिख रही है? प्रीमियम 6 लाख रुपए। क्या 5 लाख से ज्यादा है? यस। अब बताओ ए और बी का टोटल अमाउंट कितना बनता है? 5 लाख रुपए से कम बनता है। तो क्या मैं ए को और बी को दोनों को एग्जेम्पशन क्लेम कर सकता हूं? जल्दी बताओ। यस, मैं दोनों की एग्जेम्पशन क्लेम कर सकता हूं। तो ए और बी, यानी जो मेरे को 12 लाख रुपए ए के मिले हैं और बी के 40 लाख मिले हैं, तो 12 और 40 जो मुझे मिलेंगे 33 34 में, ये मुझे फुली एग्जेम्प्ट हो जाएंगे। मुझे सेक्शन 10(10)(d) में एग्जेम्पशन मिल जाएगी, मुझे टैक्स नहीं देना होगा। हाँ, 10% वाला क्लॉज भी चेक कर लो, 10% ही बन रहा है, ये भी 10% बन रहा है, तो इसलिए ये वो चीजें भी देखते हुए करना है। ओके, बट ये जो पॉलिसी सी है ये टैक्सेबल हो जाएगी। क्या ये बात समझ में आती है? आओ जरा देख लेते हैं। Consequently, consideration received under LIP C alone would not be exempt, मतलब वो टैक्सेबल हो जाएगा। क्या ये बात समझ में आ गई? एग्जाम्पल नंबर 7 देखो, एग्जाम्पल्स कर करके आप लोगों को वो चीज का समझ में आ जाएगा। एग्जाम्पल नंबर 7, 4 पॉलिसीज है X A B C। जो X है
वो देखो, क्या वो एलिजिबल एलआईपी है? नो, ये एलिजिबल एलआईपी नहीं है। ओके, अगर एलिजिबल एलआईपी नहीं है, अब क्या करें? तो इनके ऊपर तो भाई वो प्रीमियम 5 लाख वाला केस तो देखना ही नहीं है, तो इनके ऊपर तो वो 10% वाली बात देखनी है बस। तो क्या 55 लाख का 10% है प्रीमियम? यस, 5.5 लाख 10% है। 10% है तो क्या करें सर? ये फुली एग्जेम्प्ट हो जाएगा। सो पॉलिसी एक्स एग्जेम्प्ट हो जाएगा। बोलो यस और नो एवरीवन। पॉलिसी एक्स एग्जेम्प्ट हो जाएगा, इसमें कोई डाउट नहीं है, पॉलिसी एक्स एग्जेम्प्ट हो जाएगा। ये देखो लिखा है, the consideration received under LIP X would be exempt since annual premium does not exceed 10%. Moreover, as the policy has been issued before 1/4/23, the limit of 5 lakh would not be applicable since LIP is not an eligible LIP. क्या ये बात समझ में आई? तो X की कहानी बहुत ही क्लियर है, हाँ या ना? अब बात करते हैं A, B, C की। जो A, B और C है, ये तीनों एलिजिबल LIPs हैं और तीनों का प्रीमियम 5 लाख रुपए से ज्यादा बन रहा है। बट एक बात बताओ, क्या मैं A और B को एग्जेम्पशन क्लेम कर सकता हूं? क्योंकि सी तो ऑलरेडी 5 लाख से ज्यादा है, ठीक है? तो क्या ए और बी की एग्जेम्पशन क्लेम कर सकता हूं? यस, मैं ए और बी की एग्जेम्पशन क्लेम कर सकता हूं। सो देखो दोस्तों, however the consideration received under LIP A and B would be exempt. क्यों? Since the aggregate of the premium for these two policies does not exceed 5 lakh rupees for any of the previous year during the term of these two policies, and the premium payable in respect of these policies does not exceed 10% of the sum assured. क्या ये बात समझ में आती है? सारी कहानी समझ में आ रही है? ओके। सिचुएशन 2 देखो, कंसिडरेशन हैज बीन रिसीव्ड बाय एसएससी अंडर एनी वन और मोर एलिजिबल एलआईपीज। अच्छा, अब जो है ना, कुछ और भी बातें आ गई, मतलब ये सिचुएशन बहुत क्रिटिकल है, थोड़ी सी ध्यान से सुनना। कहता है कंसिडरेशन हैज बीन रिसीव्ड बाय एसएससी अंडर एनी वन और मोर एलिजिबल एलआईपीज ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर प्रीसीडिंग द करंट प्रीवियस ईयर। मतलब जिस प्रीवियस ईयर में आप कंसिडरेशन रिसीव कर रहे हो एलिजिबल एलआईपी का, उससे पहले भी, उससे पिछले साल भी आपने कुछ कंसिडरेशन रिसीव किया है किसी और एलिजिबल एलआईपी का। क्या ये बात समझ में आई? और उस एलिजिबल एलआईपी की आपने ऑलरेडी एग्जेम्पशन क्लेम कर ली है। मेरी बात को ध्यान से समझो। 1/4/23 को 2 पॉलिसीज थी। एक पॉलिसी एक्सपायर हो गई 2033 में और एक पॉलिसी एक्सपायर हो रही है 2034 में। जो पॉलिसी 2034 में एक्सपायर हो रही है उसकी टैक्सेबिलिटी होगी या नहीं होगी, उसको देखने के लिए पहले 2033 वाला देखना होगा। क्या 2033 वाला एग्जेम्प्ट कर दें? तो हम लोगों ने चेक किया, 2033 वाला एग्जेम्प्ट हो गया, क्योंकि वो 5 लाख वाला जो पॉइंट था वो अप्लाई करके हम लोगों ने करके देख लिया था, सब कुछ मैटर मैच कर रहा था, 10% वाली पॉइंट भी अप्लाई हो रही थी, कोई दिक्कत नहीं थी, इसलिए वो एग्जेम्प्ट हो गया। अब 2033 वाला अगर एग्जेम्प्ट हो गया तो उसको हम बोलेंगे अर्लियर एग्जेम्प्ट एलिजिबल एलआईपी। ये देखो, अर्लियर एग्जेम्प्ट एलिजिबल एलआईपी क्या बोलेंगे? ट्रिपल ई एलआईपी। बोलो, फिर से बोलो, अर्लियर एग्जेम्प्ट एलिजिबल एलआईपी। एलिजिबल एलआईपी के आगे अर्लियर एग्जेम्प्ट लगा दो। क्या ये बात समझ में आई? किसके लिए बोल रहा हूं मैं उस नए वाले एलआईपी की बात कर रहा हूं जो मैच्योर होना है अगले साल। तो जो इस साल में मैच्योर होना है, मान लो 2034 में, ये साल 2034 है फॉर एग्जांपल, तो 2033 में जो एग्जेम्पशन में क्लेम कर चुका हूं, मैं उसको बोल रहा हूं ट्रिपल ई एलआईपी। क्या बोल रहा हूं उसको? ट्रिपल ई एलआईपी। क्या ये बात समझ में आती है? Consideration has been received by SSC under any one or more eligible LIPs during any previous year preceding the current previous year, and it has been claimed to be exempt under section 1010D. Such eligible LIPs are referred as earlier exempt eligible LIPs in this paragraph. Okay, and the corresponding examples are there. तो हम लोग डिस्कस कर लेते हैं क्या है। आओ, कहता है where the SSC has received consideration during the current previous year under one eligible LIP only. Okay. If the aggregate amount of the premium payable on such eligible LIP and triple E LIP, एक पॉलिसी थी, मतलब 2 पॉलिसीज हैं बेसिकली, जिसमें से एक ट्रिपल ई वाली है और एक नॉर्मल है। एक नॉर्मल का मतलब क्या है? वो भी ट्रिपल ई बन जाएगी। अगर मैं बात करूंगा 2034 की, 2034 की, तो जो पॉलिसी मैच्योर होने जा रही है 2034 में, हम उस एलिजिबल एलआईपी की बात कर रहे हैं, और उससे पहले जो मैच्योर होके एग्जेम्पशन क्लेम कर चुका है उसको हम लोग ट्रिपल ई का नाम दे रहे हैं। दैट्स इट। समझ गए ना मेरी बात? फिर से सुनो, जो 2034 में एक्सपायर हुई है पॉलिसी हो रही है, जो अभी हम लोग जो करंट ईयर में बैठे हुए हैं, 2034 है फॉर एग्जांपल, तो उस वाली पॉलिसी को बोलेंगे एलिजिबल एलआईपी। और 2034 से पहले वाली जो थी, जो पहले पिछले साल ही रिसीव हुई, इमीडिएटली बिफोर,
जो कंसिडरेशन रिसीव हुआ और वो भी पिछले साल क्या हुआ था, एग्जेम्प्ट हुआ था, उसको हम लोगों ने ट्रिपल ई का नाम दिया है, बस यही फर्क है। ओके, इफ द एग्रीगेट अमाउंट ऑफ द प्रीमियम पेबल ऑन सच एलिजिबल LIP एंड ट्रिपल ई LIP does not exceed 5 lakh for any of the previous year, अगर ऐसी कुछ LIPs हैं जिनकी मेच्योरिटी एक दूसरे के आसपास होने वाली है, ठीक है, तो जो भी प्रीमियम्स पहले कभी पे किए गए होंगे, बोलो हाँ या ना, कभी प्रीमियम पे किए गए होंगे, और अगर इन दोनों का एग्रीगेट 5 लाख रुपए से ज्यादा बनता है तो वो टैक्सेबल होगा। कौन सा वाला? ट्रिपल ई तो एग्जेम्प्ट है, बट मैं बात कर रहा हूं किसकी? मैं दूसरी पॉलिसी की बात कर रहा हूं। फिर से सुनो, ये देखो, इसको एग्जांपल के साथ समझते हैं। ये देखो, मान लो एक पॉलिसी है, ये दूसरी पॉलिसी है। जो फर्स्ट पॉलिसी है उसका प्रीमियम 3 लाख रुपए है और इसका प्रीमियम 4 लाख रुपए है। इज दैट क्लियर? अच्छा, ये दोनों के प्रीमियम को एग्रीगेट कर दे तो ये बनते हैं 7 लाख रुपए। क्या बनते हैं? 7 लाख रुपए। तो मेरे हिसाब से ये दोनों पॉलिसीज क्या होनी चाहिए? टैक्सेबल होनी चाहिए, ठीक है। बट हुआ क्या कि ये पॉलिसीज का जब मैच्योरिटी है वो सेम ईयर में आ ही नहीं रही है। इसकी मैच्योरिटी आ रही है 2033 में, 2033 में, और इसकी आ रही है 2034 में। ऐसे सिचुएशन में मैं इस पॉलिसी का प्रीमियम चेक कर रहा हूं कि 5 लाख से कम है, तो मैं क्या कर दूंगा? इसको एग्जेम्प्ट कर दूंगा। क्यों एग्जेम्प्ट कर दूंगा? जो भी मैच्योरिटी पर मुझे पैसे मिल रहे हैं, मान लो 30 लाख रुपए मिल रहे हैं, ये फुली एग्जेम्प्ट हो गया। क्यों? क्योंकि इसका प्रीमियम 5 लाख रुपए से कम है। इज दैट क्लियर? अब ये अगर मैंने एग्जेम्पशन क्लेम कर ली है तो 2034 के लिए इसका नाम क्या बोला जाएगा? ट्रिपल ई। क्या बोला जाएगा? ट्रिपल ई। और ये जो ट्रिपल ई वाली पॉलिसी है ना, जो ट्रिपल ई वाली पॉलिसी है ना, और अगर साथ में ये जो LIP है, एलिजिबल LIP, ये भी एलिजिबल है, वो भी एलिजिबल थी, बट अब उसका नाम हो गया, अब उसका नाम क्या हो गया? ट्रिपल ई LIP। अब ये जो ट्रिपल ई LIP और ये टोटल प्रीमियम्स किसी भी साल में आपने कभी कहीं पे किए होंगे, और दो का एक साथ पे किया, 2 साल मतलब एक साल में पे किया होगा, तो 7 लाख रुपए बन रहे हैं, 5 लाख से ज्यादा बन रहे हैं। इस वजह से ये वाला जो मैच्योरिटी अमाउंट होगा ना, 40, 50, जो भी अमाउंट होगा, ठीक है, ये हो जाएगा टैक्सेबल। इस पे एग्जेम्पशन मुझे नहीं मिलेगी। क्या ये बात समझ में आई? क्या ये बात समझ में आई? ये देखो एक एग्जांपल के साथ। पॉलिसी है 4, डेट ऑफ इशू है एक्स का 1/4/2023, 1/4/2024, 1/4/2024। क्या ये चारों एलिजिबल पॉलिसीज हैं? हाँ, ये चारों एलिजिबल LIPs हैं। एनुअल प्रीमियम 4.5 लाख रुपए एक्स का, ए का है 1 लाख, बी का है 1.5 लाख, सी का है 6 लाख। सम एश्योर्ड दिया हुआ है 45 लाख, 10 लाख। चलो सम एश्योर्ड से लेना देना नहीं है, बट प्रीमियम जरूर चेक कर लो, 10% वाला क्लॉज मैच कर रहा है सबका, कोई दिक्कत नहीं है। कंसिडरेशन इसकी जो रिसीव हुई है वो आपको 2033-34 में रिसीव हो गई है 50 लाख एक्स वाले की, जबकि बाकियों की आपको कब मिल रही है? 2034-35 विच इज नेक्स्ट ईयर, ठीक है। अभी तक ऐसी सिचुएशन नहीं पड़ी थी ना, अभी तक हम यही सिचुएशन पढ़ रहे थे, सबका पॉलिसी का अमाउंट रिसीव कब हो रहा है? एक ही ईयर में हो रहा है, बट अब जो है अलग अलग ईयर में हो रहे हैं। 2033 में ये वाला अमाउंट और 2034 में ये वाला अमाउंट रिसीव हो रहा है। क्या इतनी बात समझ में आई? मुझे बताओ, ये जो अमाउंट प्रीमियम दिया है 4.5 लाख रुपए, क्या वो 5 लाख रुपए से कम है? हाँ, 5 लाख रुपए से कम है। तो अगर 5 लाख रुपए से कम है तो ये तो एग्जेम्प्ट हो जाएगा, यस और नो? ये 5 लाख रुपए से कम है तो एग्जेम्प्ट हो जाएगा, क्योंकि इसकी मैच्योरिटी तो अलग ईयर में फॉल कर रही है, इससे कोई कंपैरिजन करना ही नहीं है। इज दैट क्लियर एवरीवन? तो 2023 में अगर मेरा पॉलिसी मैंने ली थी तो मेरा जो प्रीमियम है वो 4.5 लाख रुपए है, जो कि 5 लाख से कम है, तो ये 2033 में तो एग्जेम्प्ट हो गया होगा। इसका नाम दे देंगे ट्रिपल ई। क्या नाम दे देंगे? ट्रिपल ई। ये देखो, assessee did not receive any consideration under any other eligible LIP in the earlier preceding previous year 34-35 except in this case। तो इसमें इसको मिला है, तो क्या मैं कह सकता हूं एक्स वाला एग्जेम्प्ट हो जाएगा? तो देखो क्या लिखा है, the consideration under LIP X would be exempt since the annual premium does not exceed 5 lakh and also does not exceed 10% of sum assured। क्या ये बात समझ में आई? अब बात करते हैं A, B और C की। इनकी मैच्योरिटी एक साथ आ रही है और इनका मैच्योरिटी जब मैंने देखा तो इनका टोटल जो है वो तो 5 लाख से ज्यादा बन रहा है। बट ऐसे सिचुएशन में जब टोटल में 5 लाख से ज्यादा बन रहा है, ठीक है, और एक ऑलरेडी ट्रिपल ई वाला है, मतलब एक्स तो ऑलरेडी एग्जेम्प्ट हो चुका है जो पिछले साल हुआ था, तो जो अगले साल
आप अमाउंट रिसीव करोगे मैच्योरिटी पर, देखो ऐसा ही एग्जांपल हमने पहले भी पढ़ा, उसके अंदर मैंने ए और बी दोनों को क्या कर दिया होगा, एग्जेम्प्ट कर दिया होगा, ठीक है। अभी हम लोग क्या करने वाले हैं, अभी हम लोग ये चेक करने वाले हैं एलिजिबल ट्रिपल ई, ये जो ट्रिपल ई वाला है वो है एक्स और ए, दोनों को टोटल करके चेक करेंगे कि क्या 5 लाख रुपए से कम बन रहा है या ज्यादा बन रहा है। इज दैट क्लियर एवरीवन? अब देखो यहां पर ए को जब हम लोगों ने टोटल किया किसके साथ, एक्स के साथ, तो 4.5 और 1 टोटल कितना हो गया, ये 5 लाख से ज्यादा। और बी का चेक किया एक्स के साथ, टोटल कितना हो गया, ये 5 लाख से ज्यादा। सी का तो ऑब्वियसली पहले ही 5 लाख से ज्यादा है, तो सी तो टैक्सेबल है, इसमें कोई डाउट नहीं है। ए और बी में से क्या एग्जेम्पशन मिल सकती थी, मिल सकती थी, है ना, मिल सकती थी। ए और बी को हमने एग्जेम्पशन ली भी है ऊपर वाले टॉपिक में, जब मैंने आपको यह बताया था कि वो टोटल 5 लाख से कम बन रहा था। यस और नो, ऊपर वाले एग्जांपल में बताया था 5 लाख से कम बन रहा था तो एग्जेम्पशन दी भी थी इनको। बट अब इस बार ऐसा नहीं होगा, क्योंकि उस वाले ईयर, उस वाले क्वेश्चन के अंदर हम लोग चर्चा क्या कर रहे थे, वो एलिजिबल एलआईपी थी ही नहीं एक्स, यहां पर एलिजिबल एलआईपी है एक्स, ठीक है, और वो भी ट्रिपल ई वाली है। ट्रिपल ई मतलब पिछले साल एग्जेम्पशन ले चुका हूं मैं इस पर। गवर्नमेंट यहां पर सपोर्ट नहीं करता है, गवर्नमेंट कहता है कि भैया देखो आप पहले एग्जेम्पशन ऑलरेडी बहुत बड़े अमाउंट की ले चुके हो, अब यहां पर हम लोग ये चेक करेंगे कि टोटल तुम्हारा प्रीमियम 4.5 और 1 5 लाख से ज्यादा है, इसको और इसको मिला के चेक कर लेते हैं। अच्छा, एक्स को बी के साथ भी मिला के चेक कर लेते हैं, क्या दोनों ही केसेस में 5 लाख से ज्यादा है? हाँ, और सी तो वैसे ही 5 लाख से ज्यादा है। तो मुझे बताओ ये एग्जेम्प्ट तब हो सकते थे, ए अमाउंट, ए वाली पॉलिसी अमाउंट एग्जेम्प्ट तब हो सकता था अगर ये टोटल मिला के प्रीमियम 5 लाख रुपए तक बनता, या फिर एक्स का बी के साथ कॉम्बिनेशन बना के करता तो प्रीमियम जो है 5 लाख से कम बनता, 5 लाख तक बनता, तो ये दोनों के दोनों क्या हो सकते थे, एग्जेम्प्ट हो सकते थे। मतलब एक्स तो एग्जेम्प्ट ही है, बी भी एग्जेम्प्ट हो जाता, बट अभी दोनों ही नहीं हो पाएंगे। तो क्या मैं कह सकता हूं ए बी सी तीनों टैक्सेबल होने चाहिए? यस, ए बी सी तीनों टैक्सेबल होंगे। ये देखो, in this case the aggregate of the annual premium payable for LIP A B C along with the premium of LIP X exceeds 5 lakh, ठीक है। the aggregate of the annual premium payable for LIP A and the premium for LIP X also exceed 5 lakh, दोनों का भी मिला के 5 लाख से ज्यादा हो रहा है। यही बात पढ़ी थी ना हमने ऊपर, दोनों का मिला के कितना हो रहा है, ये देखो, if the aggregate amount of the premium payable on such eligible LIP and triple E LIP does not exceed 5 lakh for any of the previous year during the term of such eligible LIP and the annual premium in respect of such eligible LIP does not exceed 10% of the sum assured, consideration received is exempt. But कहता है if the aggregate amount of the premium payable on such eligible LIP and triple E LIP exceeds 5 lakh for any of the previous year during the term of such eligible LIP, तो आपको ये consideration क्या हो जाएगा, will not be exempt। इतनी बात समझ में आती है? और अगर एक पॉलिसी नहीं है, एक से ज्यादा पॉलिसीज हैं, तब भी ऐसा ही करना है। ये देखो, एक से ज्यादा पॉलिसीज हैं तब भी ऐसा ही करना है। अगर एक से ज्यादा पॉलिसीज हैं तो जो ट्रिपल ई के साथ कॉम्बिनेशन करके हम लोग चेक करेंगे कि टोटल पॉलिसीज का प्रीमियम कितना बन रहा है। अगर 5 लाख से कम बनता है ट्रिपल ई मिला के, तो वो सारा का सारा क्या हो जाएंगी, पॉलिसीज एग्जेम्प्ट हो जाएंगी। सो इफ द एग्रीगेट ऑफ द अमाउंट ऑफ द प्रीमियम पेबल ऑन सच एलिजिबल एलआईपी एंड ट्रिपल ई एलआईपी exceeds 5 lakh, does not exceed 5 lakh rupees for any of the previous year during the term of such eligible LIP and the premium in respect, अच्छा वो 10% वाले पॉइंट पे अप्लाई होता ही है, तो पूरा कंसिडरेशन एग्जेम्प्ट हो जाएगा। और if the aggregate amount of the premium payable on such eligible LIP and triple E LIP exceeds 5 lakh for any of the previous year during the term of such eligible LIPs, तो ऐसे केस में ये अमाउंट कंसिडरेशन का क्या होगा, टैक्सेबल हो जाएगा। कंसिडरेशन रिस्पेक्ट ऑफ एनी ऑफ दोज एलिजिबल LIPs, ठीक है, any of those eligible LIPs whose aggregate amount of the premium along with the aggregate amount of the premium by triple E LIP does not exceed 5 lakh, मतलब चेक किया जाएगा, किसके साथ चेक किया जाएगा, चेक किया जाएगा आपका उस पॉलिसी के साथ जो ट्रिपल ई वाली पॉलिसी है, उस पॉलिसी का साथ चेक किया जाएगा एलिजिबल LIP का, कि टोटल प्रीमियम अगर 5 लाख रुपए से कम बन रहा है ना, तो वो एग्जेम्प्ट हो जाएगा। तो क्या मैं यही बात आपको यहां बताना चाह रहा था? यस, कि 4.5 लाख और 1 लाख होते, अगर ये टोटल 5 लाख रुपए तक बनता ना, तो ए एग्जेम्प्ट हो जाता। अभी नहीं होगा। अभी क्या होगा, ए भी टैक्सेबल होगा, बी भी टैक्सेबल होगा और सी भी टैक्सेबल होगा। सी तो टैक्सेबल होना ही था ना, ए और बी पर चिंता हो रही थी बस कि ए और बी एग्जेम्प्ट हो सकते हैं कि नहीं हो सकते। ए और बी दोनों ही एग्जेम्प्ट नहीं होंगे। इज दैट क्लियर? क्योंकि हमें मर्ज, पता क्या करना है, हमें एक्स को मर्ज करना है ए के साथ, बी के साथ। या तो तीनों को मिला के ही 5 लाख से कम बनते तो तीनों बच जाते, बट अभी तीनों नहीं बच सकते। ये दो बच सकते, इसमें से एक एक्स तो बचा ही हुआ है, ए के साथ बच सकता था, बट ए भी नहीं बच पा रहा क्योंकि टोटल 5 लाख से ज्यादा बन रहा है।
ये देखो एक और एग्जांपल, ये देखो, क्या ये एलिजिबल एलआईपी है? यस। ए भी एलिजिबल एलआईपी है? यस। ये भी एलिजिबल एलआईपी है? यस। बी भी और सी भी एलिजिबल एलआईपी है। कि चारों एलिजिबल एलआईपीज हैं? हाँ। अब इनका प्रीमियम जो है वो 2.5 लाख, 2 लाख, 2.5 लाख, 6 लाख दिया हुआ है। क्या 10% वाला क्लॉज मैच हो रहा है सब में? यस। ये कंसिडरेशन रिसीव हुआ है पिछले साल 2033 में, और ये कंसिडरेशन रिसीव हो रहे तीनों के 2034 में। तो क्या मैं एक्स वाले को ट्रिपल ई एलएलपी बोल दूं? ट्रिपल ई एलआईपी बोल दूं? बोलो यस, ट्रिपल ई एलआईपी। ठीक है, तो बताओ, ये तो उस वक्त एग्जेम्प्ट हो गया होगा 2033-34 में, क्योंकि 5 लाख रुपए से कम बन रहा है प्रीमियम, और आपको 30 लाख रुपए जो मिले होंगे वो फुली एग्जेम्प्ट हो गए होंगे, तो एक्स तो एग्जेम्प्ट हो गया। ओके, ये देखो नीचे लिखो आंसर, एक्स एग्जेम्प्ट है। ओके, अब बात करते हैं ए, बी और सी की। ए का प्रीमियम कितना है? 2 लाख, और बी का कितना है? 2.5 लाख, और सी का तो 6 लाख है। तो सी को तो छोड़ ही दो ना, सी तो टैक्सेबल है ही है। बताओ क्यों? 5 लाख से ज्यादा है। ए और बी एग्जेम्प्ट हो सकते हैं, बट इनमें से एग्जेम्प्ट करना है टोटल मिला के। देखो अभी जो हम लोगों ने इस केस से पहले पढ़ा था, जहां पे ट्रिपल ई वाला चक्कर नहीं था, वहां पे ए और बी टोटल करते थे और 5 लाख से कम होते थे, तो इसलिए एग्जेम्प्ट हो जाते थे दोनों। अब नहीं करना, क्योंकि यहां पे ट्रिपल ई वाला चक्कर है। ट्रिपल ई वाला चक्कर है तो क्या करेंगे? 2.5 लाख को 2 लाख के साथ मर्ज करेंगे, टोटल कितना हो गया? 4.5 लाख। तो अमाउंट 5 लाख से कम आ रहा है, तो ये वाली पॉलिसी का अमाउंट एग्जेम्प्ट हो जाएगा और बी वाली पॉलिसी क्या हो जाएगी? टैक्सेबल। सिमिलरली जब मैंने x को b के साथ प्रीमियम मर्ज किया, तो ये भी टोटल 5 लाख रुपए बन रहा है, जिसकी वजह से 38 लाख रुपए की जो पॉलिसी का अमाउंट मुझे मिल रहा है वो मुझे एग्जेम्प्ट हो जाएगा। मुझे बताओ, क्या दोनों पॉसिबिलिटीज हैं? क्या x को a के साथ मैं मर्ज करूं और तब भी 5 लाख रुपए से एग्जेम्प्ट कम है, तो इसलिए ये 24 लाख एग्जेम्प्ट हो जाना चाहिए, और x को अगर b के साथ मर्ज करूं तो जो मुझे b के साथ मर्ज करने पर भी 5 लाख रुपए तक बन रहा है, तो इसलिए मुझे ये 38 लाख रुपए एग्जेम्प्ट हो जाना चाहिए। क्या एग्जेम्प्ट करवाना ज्यादा बेटर रहेगा? ज्यादा या कम? ज्यादा अमाउंट। तो आप क्या करोगे? x को b के साथ मर्ज करके b में एग्जेम्पशन क्लेम करना चाहोगे, और a, क्योंकि वो ऑप्शन है, b में एग्जेम्पशन क्लेम करना चाहोगे। a पॉलिसी क्या हो जाएगी? टैक्सेबल, यानी 24 लाख रुपए टैक्सेबल, और c तो टैक्सेबल होना ही था 2034-35 में। इज दैट क्लियर? ये देखो, इन दिस केस द एग्रीगेट ऑफ द एनुअल प्रीमियम पेबल ऑफ एलआईपी ए बी सी अलॉन्ग विद, मतलब 5 लाख रुपए से ज्यादा बन रहा था, ये तो हमें पता ही है। हाउएवर द कंसिडरेशन रिसीव अंडर एलआईपी ए और बी कैन बी क्लेम्ड एज एग्जेम्पशन। ए और बी है, ए एंड बी नहीं है, ए और बी, मतलब दोनों में से कोई एक एग्जेम्पशन ले सकता है। इफ द कंसिडरेशन रिसीव अंडर एनी एलआईपी ए इज क्लेम्ड टू बी एग्जेम्प्ट एज एग्रीगेट ऑफ द एनुअल प्रीमियम पेबल ऑफ एलआईपी एक्स एंड ए डिड नॉट एक्सीड 5 लाख, क्योंकि दोनों का मिला के प्रीमियम 5 लाख से कम बनता है, एक्स और ए का। इस वजह से जो पॉलिसी का अमाउंट है ए वाला वो एग्जेम्प्ट हो जाएगा और बी वाला टैक्सेबल हो जाएगा। ठीक है, एलआईपी बी विल नॉट बी एग्जेम्प्ट। अच्छा, दूसरा ऑल्टरनेटिव क्या हो सकता है कि बी को आप एग्जेम्पशन क्लेम, बी को आप उसके साथ एक्स के साथ मर्ज करके देख लो, तो आपको ए टैक्सेबल हो जाएगा। क्या ये बात समझ में आई? तो आपको क्या बेटर रहेगा? एलआईपी बी को एग्जेम्पशन क्लेम करना, ए को टैक्सेबल करना ना? यस और नो? तो मुझे बताओ, समझ में आया? समझ में आया? एक और एग्जांपल देखो, एक्स वाई ए बी सी, कितनी पॉलिसीज हो गई भाई साहब? 5 पॉलिसीज हो गई। डेट ऑफ इशू आपको दिए हुए, सारे एलिजिबल एलआईपी हैं, सारे ही एलिजिबल एलआईपी है। बोलो यस और नो? सारे एलिजिबल एलआईपी हैं। प्रीमियम सबके देख लो, 2 लाख, 2 लाख, 2 लाख, 3 लाख, 6 लाख। सी को तो भारी कर दो ना, 5 लाख से ज्यादा है, ये तो टैक्सेबल होगा ही, इसको तो मार दो गोली। ठीक है, अब 10% वाला क्लॉज भी चेक कर लो, 10% वाला क्लॉज भी मैच हो रहा है। ये वाला जो कंसिडरेशन है एक्स का, वो 2033-34 में मिल रहा है 2 लाख रुपए, 12 लाख रुपए। ओके, और 2034-35 में 24 लाख रुपए मिल रहा है वाई का, और फिर 2035-36 में तीनों मिल रहे हैं। हुआ क्या है कि एक्स का जो अमाउंट रिसीव हो रहा है सरेंडर करने पर 2033-34 में, ये 12 लाख रुपए मुझे एग्जेम्प्ट हो जाएगा। बताओ क्यों? क्योंकि 2 लाख रुपए का प्रीमियम है जो कि 5 लाख से कम है, तो ये पूरा का पूरा अमाउंट एग्जेम्प्ट हो जाएगा, यहां पे कोई डाउट नहीं है। 2023 वाली पॉलिसी है ये भी, ये वाला अमाउंट एक्स और वाई का भी जो अमाउंट है वो पूरा एग्जेम्प्ट हो जाएगा। बोलो क्यों? क्यों एग्जेम्प्ट हो जाएगा? क्योंकि यहां पर भी प्रीमियम जो है 5 लाख से कम है, इसलिए पूरा का पूरा एग्जेम्प्ट हो जाएगा। तो 12 लाख रुपए 33-34 में एग्जेम्प्ट हो जाएंगे, और 24 लाख रुपए 34-35 में एग्जेम्प्ट हो जाएंगे। तो एक्स और वाई तो एग्जेम्प्ट हो जाएंगे, मैं दिखा देता हूं आपको आंसर में। The consideration under X would be exempt, ठीक है, since the annual premium does not exceed 5 lakh and also does not exceed 10%. The consideration received under LIP Y would be exempt, ठीक है, since the aggregate of the premium does not exceed 5 lakh and Y does not exceed 10% of sum assured. अच्छा, Y के लिए क्या X ट्रिपल E LIP है? क्या Y के लिए X ट्रिपल E LIP है? हाँ,
और दोनों को मिला के चेक करना होगा। यस, दोनों को मिला के चेक करना होगा। दोनों को मिला के भी 5 लाख से कम बन रहा था, इसलिए वाई एग्जेम्प्ट हो गया। अब आगे ए बी सी का देखते हैं। क्या ए बी सी का जब मैंने देखा तो इंडिविजुअली देखा तो ए और बी अभी एग्जेम्पशन क्लेम कर सकते हैं। वाई का अमाउंट है 2 लाख रुपए प्रीमियम, ये ट्रिपल ई एलआईपी है। बोलो यस और नो, ट्रिपल ई एलआईपी है। अब ये ट्रिपल ई एलआईपी जो है वो ए के साथ जब हम लोगों ने मर्ज किया तो ये बनते हैं 4 लाख रुपए, बी के साथ मर्ज किया तो ये बनते हैं 5 लाख रुपए। तो क्या मैं कोई एग्जेम्पशन क्लेम कर सकता हूं? तो गवर्नमेंट ने कहा इनमें से आप कोई एक एग्जेम्पशन क्लेम कर सकते हो, एग्जैक्टली वैसे ही जैसे हमने अभी अभी पढ़ा भी था। ये देखो, कह रहा था कंसिडरेशन रिसीव अंडर एलआईपी ए, बी एंड सी would not be exempt since the aggregate of the premium of all the 3 policies is, है ना, वो क्या है, 5 लाख से ज्यादा है। yes or no? अब ऑल्टरनेटिव ट्रीटमेंट क्या कहता है? if the consideration on surrender LIP X was not claimed to be exempt under section 1010D, अगर exemption claim ना की होती then the consideration received under LIP Y would be exempt and the consideration received under LIP A or B can be exempt अंडर सेक्शन 1010D। मेरी बात को ध्यान से समझो। कहता है ये सिर्फ Y के ऊपर ही अप्लाई नहीं होता है, Y के साथ साथ X के ऊपर भी अप्लाई होता है। यानी जो 2 लाख रुपए वाला प्रीमियम है और Y का 2 लाख वाला प्रीमियम है, यहां पर ये देखा जाएगा टोटल प्रीमियम 4 लाख है। 4 को A के साथ मर्ज करेंगे तो ये एग्जेम्प्ट हो जाएगा, ये एग्जेम्प्ट नहीं होगा। 4 को A के साथ मर्ज करेंगे तो एग्जेम्प्ट नहीं होगा क्योंकि 5 लाख से ज्यादा बन जाएगा। 4 को B के साथ मर्ज करेंगे तो भी एग्जेम्प्ट नहीं होगा क्योंकि 5 लाख से ज्यादा बन जाएगा। इस रीजन से ये सारे के सारे टैक्सेबल होने चाहिए। तो पहला तो आंसर यही है, बट ऑल्टरनेटिव क्या है कि अगर X का जो पॉलिसी का अमाउंट है आपने एग्जेम्पशन उसमें क्लेम ही नहीं की, मतलब उस साल आपने इस 12 लाख रुपए पर टैक्स दे दिया, आपने एग्जेम्पशन क्लेम ही नहीं करी। तो एग्जेम्पशन क्लेम करनी होती है, आपने सेक्शन में दिखाया नहीं दिखाया, नहीं दिखाया तो 12 लाख रुपए पर टैक्स दे दिया। अब अगर टैक्स दे दिया तो Y और A का जो टोटल प्रीमियम का अमाउंट है वो 5 लाख रुपए से कम बन रहा है, हाँ या ना? और Y को B के साथ मर्ज करे तो भी 5 लाख रुपए से कम बन रहा है। तो मैं B वाली पॉलिसी, सिमिलरली जो पहले वाला क्वेश्चन में किया था, B वाली पॉलिसी की एग्जेम्पशन क्लेम कर लूंगा, 36 लाख रुपए एग्जेम्प्ट कर लूंगा और A जो है वो मुझे क्या हो जाएगा, टैक्सेबल 24 लाख। इज दैट क्लियर टू एवरीवन? और C तो वैसे भी टैक्सेबल होना था। क्या ये बात समझ में आई? तो अब क्या करना था, ये आपकी 2 तरह की ट्रिपल ई एलआईपी है, 2 ट्रिपल ई एलआईपी है, एक नहीं है, तो मर्ज करके चेक करना था। बट अगर मैं इसको एग्जेम्पशन क्लेम ना करूं तो मेरा एक ही रह जाएगा। क्या ये बात समझ में आई? तो मेरा एक ही रह जाएगा। इज दैट क्लियर एवरीवन? तो ये था जो आपको यहां पर समझना था। इज दैट क्लियर एवरीवन? मुझे लगता है टेक्निकल बातें जरूर है बट मुश्किल नहीं है, एक बारी रीडिंग करने की जरूरत है तो आपको समझ में आ जाएगा। मैं आपको और बातें भी कुछ करना चाहता हूं आप लोगों के साथ, जिसके अंदर मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहता हूं जीएसटी कंपोनेंट पे क्या क्लैरिफाई किया है। कहता है इट इज आल्सो क्लैरिफाइड बाय द सीबीडीटी दैट प्रीमियम पेबल और एग्रीगेट प्रीमियम पेबल फॉर अ लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी अदर देन जुलिप issued after 1423 for any previous year would be exclusive of the amount of GST payable on such premium। मतलब जब हम वो प्रीमियम देख रहे हैं ना 5 लाख से ज्यादा है या नहीं है, तो हमें उस प्रीमियम के अंदर जीएसटी के अमाउंट को इंक्लूड करके नहीं देखना है, जीएसटी को अलग करके देखना है। क्या ये बात समझ में आई? जीएसटी को अलग करके देखना है। क्या प्रीमियम में जीएसटी भी होता है? हाँ होता है, बट प्रीमियम को जीएसटी से अलग करना है। तो जीएसटी अलग करो, प्रीमियम अलग करो, प्रीमियम को चेक करो, जीएसटी को चेक नहीं करना है। इज दैट क्लियर एवरीवन? ठीक है। क्लैरिफिकेशन और भी दी है एक, कहता है ऑन द टर्म लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी। नाउ व्हाट इज टर्म लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी? It is further clarified by the CBDT that the limit of 5 lakh of the amount of premium payable would not be applicable in the case of term life insurance policy, of where a sum under a life insurance premium policy is only paid to the nominee in case of death। जो टर्म पॉलिसी होती है उसमें सिर्फ डेथ पे पैसे मिलते हैं, ठीक है। जो लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी होती है उसमें 2 तरीके के पैसे होते हैं, या तो मैच्योरिटी पर टर्म एक्सपायर हो जाए तब, या डेथ पर। और डेथ वाला पैसा तो एग्जेम्प्ट ही होता है ना, तो ये बात तो हम लोगों ने पहले ही पढ़ ली थी। तो इसलिए टर्म इंश्योरेंस वाले पे ये अप्लाई ही नहीं होता, क्योंकि टर्म वाले पर तो पूरा ही एग्जेम्प्ट हो जाएगा। बोलो यस और नो? क्योंकि डेथ है, डेथ वाले केस में पैसा क्या हो जाएगा, एग्जेम्प्ट हो जाएगा। इज दैट क्लियर एवरीवन? ठीक है, उसके लिए 5 लाख का चेक करने की जरूरत नहीं है। आगे आ जाओ। अब मैं आपको अदर सोर्सेज वाले पॉइंट पे लेके जा रहा हूं। ये था एग्जेम्पशन का पॉइंट, ठीक है। अब अदर सोर्सेज का पॉइंट कहता है जो ये अमाउंट मिलेगा आपको, पॉलिसी का अमाउंट रिसीव होगा, वो आपको एग्जेम्प्ट नहीं होगा, वो टैक्सेबल होगा अंडर द हेड अदर सोर्सेज। कैसे होगा?
उसमें से जितना भी प्रीमियम आपने आज तक पे किया है उस प्रीमियम को माइनस कर दोगे। क्या ये बात समझ में आई? मतलब आपने अगर प्रीमियम दिया है 6 लाख रुपए पहले साल, दूसरे साल भी आपने दिया है 6 लाख रुपए, तीसरे साल भी आपने दिया है 6 लाख रुपए, चौथे साल भी आपने दिया है 6 लाख रुपए। अब 5वें साल जब आपको पॉलिसी का मैच्योरिटी अमाउंट रिसीव होगा, जब मैच्योरिटी अमाउंट रिसीव होगा, मान लो 80 लाख रुपए मिल रहा है, मान लो एग्जांपल है, 80 लाख रुपए में से जितने भी प्रीमियम्स आपने पे कर दिए हैं अब तक, वो इसमें से क्या हो जाएंगे? माइनस। जो बच गया वो आपको टैक्सेबल हो जाएगा, इसमें कोई डाउट है? 56 लाख रुपीस टैक्सेबल हो जाएगा अंडर द हेड अदर सोर्सेस। अंडर द हेड अदर सोर्सेस। मुझे बताओ, टीडीएस करने के लिए, टीडीएस की कैलकुलेशन करने के लिए भी तो हम ऐसा ही करते थे। हाँ, ऐसा ही करते थे। गवर्नमेंट ने ये क्लैरिफाई किया है, हम ये बात किसके लिए कर रहे हैं? हम कीमैन पॉलिसी के लिए नहीं कह रहे हैं, और हम यूलिप पॉलिसी के ऊपर ये बात नहीं कह रहे हैं, हम इन दोनों के ऊपर ये बात नहीं कह रहे हैं। हम किसके लिए कह रहे हैं? हम लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी की बात कर रहे हैं, ठीक है। और उसमें बोला गया जो भी प्रीमियम्स पे किए जाएंगे उस प्रीमियम्स को टोटल मैच्योरिटी अमाउंट में से माइनस कर देना है, जो बच गया वो टैक्सेबल हो जाएगा। दैट्स इट, अंडर द हेड अदर सोर्सेस। क्या इतनी बात समझ में आती है? अच्छा, एक और बात समझने की जरूरत है। जो आपने प्रीमियम्स दिए हैं उसकी आपने आज तक डिडक्शन ना ली हो, यह भी एक शर्त है। क्या? इसकी डिडक्शन 80C में ना ली हो। अगर आपने इसकी डिडक्शन ऑलरेडी क्लेम कर ली है तो यह बेनिफिट नहीं मिलेगा आपको। अच्छा, ये तो बड़ी अलग बात बोल दी। हाँ, ये एक अलग बात है। कहता अगर आपने वो जो प्रीमियम्स दिए थे आपने उस अमाउंट की डिडक्शन नहीं ली है तो आप वो अमाउंट माइनस कर सकते हो, वरना आप अमाउंट माइनस नहीं कर सकते जब आपको टैक्सेबल होगा तो। अच्छा, तो इसका मतलब है अगर मान लो 6 में से सिर्फ 1.5 लाख रुपए की डिडक्शन मिलती है 80C में, बोलो यस और नो? हाँ। तो जो बचा हुआ अमाउंट है क्या उसका आप बेनिफिट क्लेम कर सकते हो? यस, उसका आप यहां बेनिफिट क्लेम कर सकते हो। तो ये जो खर्चा है 4.5 लाख ईच यानी 18 लाख, वो आप इसमें से क्या कर सकते हो? माइनस कर सकते हो, और बाकी अमाउंट आपको क्या हो जाएगा? टैक्सेबल हो जाएगा, यानी 62 लाख। क्या ये बात समझ में आती है? सो दो बातें हैं समझने वाली। इसके अंदर लिखा हुआ है सब कुछ, आप लोग पढ़ के देख लेना, ठीक है। क्या लिखा है इसके अंदर कि जब भी अगर पॉलिसी का अमाउंट मैच्योर होने पर पैसा मिलता है, तो जब हम लोग टैक्सेबल वाली बात पढ़ते हैं लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी में, तो वो अमाउंट टैक्सेबल है अंडर सेक्शन 1010D अगर एग्जेम्पशन नहीं मिल रही तो। बट उसमें से जो प्रीमियम पे किए हैं तब तक के जितने भी प्रीमियम पे किए हैं वो अमाउंट माइनस कर देंगे। सिंपल है, ठीक है। अब जो अमाउंट बच गया वो टैक्सेबल हो जाएगा, इसमें कोई दिक्कत है? नहीं है। अब मुझे बताओ, इस अमाउंट टैक्सेबल अमाउंट में एक बात और बोली गई, जो प्रीमियम पे किए गए थे उसकी आपने कहीं और डिडक्शन ना ली हो। मान लो 80C में डिडक्शन क्लेम कर रहे हो तो वो तो करते ही हो। तो अगर आप 80C में डिडक्शन क्लेम कर रहे हो तो ऐसे केस में फिर आप दोबारा इस खर्चे को यहां पे शो नहीं कर सकते। इसका मतलब है 1.5 लाख रुपए की अगर डिडक्शन आपने हर साल ली है उस अमाउंट की, तो जो बाकी का रिमेनिंग अमाउंट है 4.5 लाख ईच, वो वाला अमाउंट आप यहां से माइनस कर सकते हो। क्या ये बात क्लियर हो गई? ये है हमारा अदर सोर्सेस का अमेंडमेंट। क्या ये बात समझ में आ गई? तो इतनी बात आपको ध्यान रखनी है। इसके लिए कुछ गाइडलाइंस भी दी गई हैं। मैं इतना जरूरी समझता नहीं हूं कि ये गाइडलाइंस बहुत इंपॉर्टेंट है, बट आप लोगों को जितना मैंने बात बताई है वो ऊपर लिखी हुई है, तो आप लोग बस इतना ही पढ़ के आना है। आप लोगों ने इतना ही पढ़ना है कंप्लीट। इज दैट क्लियर? अमेंडमेंट देखने के लिए आपको और अमेंडमेंट्स देखने हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि बहुत सारे बच्चे मैं देख रहा हूं सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं और वीडियो को सिर्फ ऐसे ही देखी जा रहे हैं। यार प्लीज एक रिक्वेस्ट है, सब्सक्राइब करो, हौसला बढ़ाओ। और आगे क्या करते हैं, मैं और वीडियोस लेके आऊंगा अमेंडमेंट्स के साथ, रिवीजन्स के साथ, ठीक है। तो मेरे को और आप लोगों की तरफ से भी एक एंकरेजमेंट चाहिए कि यस यू आर ऑल इंटरेस्टेड टू वॉच माय वीडियोस। थैंक यू, बाय बाय।